हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल अटेम्प्ट टू डिफाइन मनी। इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि हमने क्या क्या किया मनी को डिफाइन करने के लिए और किस किस तरीके से मनी को डिफाइन किया गया। ठीक है, ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है और सेम टू सेम टॉपिक मनी एंड बैंकिंग में भी हो सकता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मनी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड समटाइम्स अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। आपको पता है कि मनी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। मनी के अराउंड ही सारी इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं घूमती है और मनी के कई काम है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी मनी का एक काम है कि आप मनी को चीज़ें खरीदने बेचने में यूज़ कर सकते हो। मनी को यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मनी की वैल्यू को स्टोर करके रखा जा सकता है और समटाइम्स हम डेफर्ड पेमेंट्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। डेफर्ड पेमेंट्स होगी फ्यूचर पेमेंट्स। मान लो मैंने किसी का पैसा लेना है या देना है तो उसको मनी की टर्म्स में, किसी का लेन देन जो भी होता है मनी की टर्म्स में उसको जो है निपटारा कराया जा सकता है। डिस्पाइट इट्स सेंट्रलिटी मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल है। डिफाइनिंग मनी हैज़ प्रूवन to be a complex task because both theoretically and empirically। तो हालांकि ये सेंट्रल कंसेप्ट है, सेंट्रलिटी है इसमें, मेन कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, फिर भी इकोनॉमिक्स में मनी को प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है थ्योरेटिकली और एम्पेरिकली, क्योंकि थ्योरेटिकली कुछ और चीज़ें हो रही होती हैं और एम्पेरिकली कुछ प्रैक्टिकली और ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसको एकदम एग्जैक्टली डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल रहा है अभी तक। In this topic, we explore the various theoretical and empirical attempts to define money, highlighting the evolution of thought and challenges faced in its measurement and the conceptualization। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मनी को अटेम्प्ट किया गया डिफाइन करने के लिए और किस तरीके से मनी इवॉल्व हुआ और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए कंसेप्चुलाइजेशन के अंदर, कि कैसे कंसेप्ट को हम डिफाइन मतलब किया टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो फिर हेडिंग बनाओगे आप थ्योरेटिकल डेफिनेशंस ऑफ मनी। सबसे पहले क्लासिकल्स या क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल्स व्यू, उनके क्या व्यूज़ थे, तो उसके नीचे सब हेडिंग बनानी है आपने। कॉमोडिटी मनी, अर्ली इकोनॉमिक थॉट पर्टिकुलरली इन द क्लासिकल ट्रेडिशन व्यूड मनी एज अ कमोडिटी विद इंट्रिंसिक वैल्यू सच एज गोल्ड और सिल्वर। जो अर्लियर इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो मनी को व्यू करते थे एज एनी कमोडिटी जिसकी कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, लाइक वो गोल्ड के सिक्के या सिल्वर के सिक्के उस फॉर्म में मनी को रखना चाहते थे और बनाते थे। ठीक है, दिस पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज्ड मनीज रोल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इस तरीके से मनी का जो रोल है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ स्टोर ऑफ वैल्यू का भी हुआ, क्योंकि अगर सोने और चांदी के सिक्के बनाएंगे, अगर उनको नहीं खर्च रहे तो अपने पास ही रख लेंगे, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी हो गया। ठीक है, फिर क्लासिकल्स ने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फोकस किया उसके बारे में। द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिल्डिंग ऑन द क्लासिकल ट्रेडिशन, जो क्लासिकल ट्रेडिशन के मतलब नक्शे कदम चलते चलते न्यू क्लासिकल्स जो आए उन्होंने बाद में जो क्वांटिटी थ्योरी पे काम किया, दे फॉर्मलाइज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच पॉजिट्स a direct relationship between the quantity of money in an economy and the level of prices of goods and services। उन्होंने क्या किया, जो मनी सप्लाई है और प्राइस लेवल है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बना दिया कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इतनी होगी प्राइसेस इतने रहेंगे, अगर इतनी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाओगे तो उतने % ही प्राइस बढ़ जाएंगे। तो क्वांटिटी थ्योरी जो कि क्लासिकल्स को ही फॉलो करती है, वो ये मानती थी कि जितना मनी सप्लाई बढ़ाओगे उतना ही जो है प्राइस लेवल भी बढ़ेंगे। इसकी अलग से थ्योरी भी आ जाती है जिसमें MV = PT वाली इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस थ्योरी इम्प्लिसिटली डिफाइंस मनी इन टर्म्स ऑफ इट्स परचेजिंग पावर। तो ये थ्योरी कहती थी मनी परचेजिंग पावर के हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा या उतनी वैल्यू ऑफ मनी भी गिर जाएगी। अब केनीजियन जो है पर्सपेक्टिव क्या है इसका, तो इसमें सबसे पहले केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो दी और उसमें डिमांड फॉर मनी की इंपॉर्टेंस बताई और बताई कि डिमांड फॉर मनी जो है 3 जो है मोटिव्स होते हैं उसके, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। जेम केन्स इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस एम्फेसाइजिंग मनीज रोल एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। उन्होंने जो पिछली थ्योरीज थी उन्होंने मनी को सबसे ज़्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे जो है यूज़ करने को कहा और स्टोर ऑफ वैल्यू को
कहा कि है, मगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। मगर केन्स के आने से मनी की जो स्टोर ऑफ वैल्यू जो फंक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जोर लगाया गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। ठीक है, Keynes argued that people hold money not just for transactions but also for precautionary and speculative motives, thus broadening the definition of money beyond mere medium of exchange. तो केन्स ने ये कहा था कि लोग सिर्फ पैसा खर्चने के लिए अपने पास पैसा नहीं रखते, वो एज अ प्रिकॉशन भी रखते और एज अ स्पेकुलेटिव गेन पाने के लिए कि अचानक कोई चीज़ सस्ती मिली, खरीद ली और महंगी हुई बेच दी, इस टाइप के जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ है उनके लिए भी पैसा रखते हैं। और उनका ये जो स्पेकुलेशन एंड प्रिकॉशन को ऐड करने की वजह से जो डेफिनेशन ऑफ मनी है उसका जो फोकस है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज से और ज़्यादा बढ़ के स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ भी चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर एक और हेडिंग है, मनी एज अ फाइनेंशियल एसेट। Keynesian economics view money as one among many financial assets, with its demand influenced by interest rates and expectations अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो केन्स एक स्टेप और आगे चले गए, उन्होंने ये कहा कि जो मनी है उसमें ये मनी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जैसे हमारे पास बाकी सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ज़मीन, सोना चांदी वगैरह वगैरह, तो मनी भी एक टाइप का फाइनेंशियल एसेट्स है। इसकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके। ठीक है, अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इकॉनमी बढ़ेगी तो लोग लोन्स ले लेके और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे और डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो थर्ड अप्रोच इसमें आ जाती है मॉनेटरिस्ट अप्रोच। इसके अंदर सबसे पहले मिल्टन फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये अलग से एक टॉपिक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद में जब डिमांड फॉर मनी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहूँगा। मिल्टन फ्रीडमैन, a leading monetarist, restated the quantity theory of money, emphasizing the stability of demand for money या money demand। तो उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी को फिर से रीफॉर्मुलेट किया और ये बताया कि जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल फंक्शन है। ही डिफाइंड मनी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स रोल इन डिटर्मिनिंग द नॉमिनल इनकम। उन्होंने मनी को डिफाइन किया कि मनी का जो मेन काम है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही, उसके साथ साथ उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है इन डिटर्मिनिंग द नॉमिनल इनकम। जो भी हमारे देश की नॉमिनल इनकम है उसको भी डिटर्मिन करना इसके लिए काफ़ी जो है अच्छा रहता है। ठीक है, और बताया कि मनी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया ब्रॉड मनी वर्सेस नैरो मनी। मॉनेटरिस्ट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द नैरो मनी जिसको M1 कहा जाता है, विच इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, एंड ब्रॉड मनी जो कि M2 है, विच इंक्लूड्स M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड नियर मनी एसेट्स। सॉरी, इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो ब्रॉड मनी है उसके अंदर M1 के साथ साथ जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो भी आ जाएंगे, टाइम डिपॉजिट्स मतलब FD के पैसे पड़े हैं वो भी आ जाएंगे, और अदर नियर मनी एसेट्स सारे मिला के उन्होंने नैरो मनी और ब्रॉड मनी को अलग अलग डिफाइन किया और उसको डिस्टिंग्विश करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी है उन्होंने किस तरीके से जो मनी है उसको डिफाइन किया। सबसे पहले चार्टलिज्म। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी रूटेड इन चार्टलिज्म। चार्टलिज्म क्या है? इट डिफाइंस द मनी एज अ क्रिएचर ऑफ द स्टेट। वो ये मानते हैं कि जो मनी है वो एक क्रिएशन ऑफ स्टेट है, क्रिएचर ऑफ स्टेट है, स्टेट बनाती है उसको, सरकार बनाती है। इट एम्फेसाइजेज दैट मनी ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिक्री एंड इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग। तो वो ये मानते हैं कि जो सरकार है वही पैसे को लेके आती है और सरकार की डिक्री के थ्रू ही पैसा जो है छपता है और आगे आता है, और उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर पैसा है तभी तो टैक्सेशन है, पैसा है तभी तो जो क्या कहते हैं पब्लिक स्पेंडिंग होगी। मतलब जितना भी सरकारी खर्चा और सरकारी आमदनी है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं पैसे के आसपास ही घूमता है। तो ये पैसे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर उसके बाद आ जाता है एंडोजीनस मनी। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी ऑल्सो पॉजिट्स दैट money is endogenously created by banking system in response to demand for credit, challenging the traditional view of money supply as exogenously controlled by central banks. Simple words में ये जो endogenous money की theories हैं वो ये कहती हैं कि मनी
जो है बैंक्स भी क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक्स और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन्स दे दे के भी मनी की क्रिएशन करते हैं, ठीक है। जो ये डिमांड फॉर क्रेडिट है, जब हाई होगा, लोन्स लोगों को चाहिए होंगे, तो जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएशन कर करके मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, ठीक है। और इस ये जो व्यू पॉइंट है, इसने चैलेंज कर दिया कि सिर्फ मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक है उसी के हिसाब से कंट्रोल में नहीं रहती। जो सेंट्रल बैंक है वही सिर्फ मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी लोन्स दे दे के मनी की जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्पिरिकल डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ मनी। एम्पिरिकल डेफिनेशंस जो है और मेजरमेंट ऑफ मनी किस तरीके से किया गया वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आ जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। इसमें आ जाते हैं M1, M2, M3 और M4 मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। सेंट्रल बैंक्स एंड इकोनॉमिस्ट यूज वेरियस मॉनेटरी एग्रीगेट्स टू मेजर द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। सेंट्रल बैंक और इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं मनी को, ठीक है। M1 इंक्लूड्स द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सच एज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो M1 में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। M2 एड्स लेस लिक्विड फॉर्म्स लाइक सेविंग अकाउंट एंड स्मॉल टाइम सेविंग्स, स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स जो FDs वगैरह हैं, सेविंग अकाउंट के साथ साथ जो FD के पैसे हैं वो भी आगे। वाइल M3 includes even broader categories like large time deposits and इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड्स। तो M3 में और ज़्यादा काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि लार्ज टाइम डिपॉजिट्स मतलब बड़ी FDs जो हैं, और इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट के जितने भी फंड्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी डाल दिए, ठीक है। तो उसके बाद हम डिफाइन करेंगे डिविजिया मनी। डिविजिया, कुछ लोग इसको डिविशिया मनी भी कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। रिकॉग्नाइजिंग दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटी, इकोनॉमिस्ट्स हैव डेवलप्ड अ डिविजिया इंडेक्स, जिसको डिविशिया इंडेक्स भी कहा जाता है, which weights monetary components based on their liquidity। तो एक डिविशिया मनी या डिविशिया इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने डेवलप किया, जिसमें इस इंडेक्स के अंदर जितने भी जो मनी के कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग वेटेज दी गई, और वेटेज के हिसाब से इंडेक्स को मेजर किया जाता है। वो किस हिसाब से मेजर किया जाता है वो मैं एक अलग वीडियो में आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल जो है डेफिनेशन ऑफ मनी से रिलेटेड है। इसमें इंडेक्स की बात हम करेंगे तो ये कहीं और ही चली जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं एम्पिरिकल चैलेंजेस। कौन कौन से एम्पिरिकल चैलेंजेस फेस किए? सबसे पहले फाइनेंशियल इनोवेशंस। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज हैज़ ब्लर्ड the lines between the money and near money assets, complicating the measurement of money supply। जैसे जैसे नई नई फाइनेंशियल इनोवेशंस आ रही हैं, वैसे वैसे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे जैसे मनी के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे मनी को डिफाइन करना और नियर मनी एसेट्स को डिफाइन करना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। In an increasingly globalized economy, the movement of money across borders and use of foreign currencies in domestic transactions poses additional challenges टू डिफाइनिंग एंड मैचरिंग द मनी। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आपको पता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा आता है और चलता है, और अगर फॉरेन करेंसी की टर्म्स में ही जो हल्की फुल्की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कि हम अपनी कंट्री में किसी और करेंसी को घुमा रहे हैं, उसकी मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, और हमारी मनी सप्लाई और हमारा जो मनी है वो क्या होगा, हम मनी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो सारा का सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तो मनी को मेजर करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्लोबलाइज्ड ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एम्पिरिकल स्टडीज़ ऑन मनी डिमांड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ मनी डिमांड। Empirical studies have sought to estimate the demand for money, examining the relationship between money supply, interest rates and income। तो जितनी भी जो मनी डिमांड की जो एम्पिरिकल स्टडीज़ हुई हैं वो ये मान के चलती हैं, जैसे कि फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, वो ये मान के चलती हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के बीच में और मनी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो हमें मनी की जो डिमांड है उसको एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मनी की डिमांड को एस्टिमेट करेंगे तभी मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और जो नेशनल इनकम या इनकम है उसके बीच में रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ मनी डिमांड इज़ क्रूशल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मनी डिमांड को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। डिमांड फंक्शन ऑफ मनी जो है या मनी का जो डिमांड फंक्शन है उसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है अगर हमने इफेक्टिवली मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है किसी भी इकोनॉमी में। एंड
एक और टॉपिक जो इसमें डिफाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मनी को, वो है वेलोसिटी ऑफ मनी, कि पैसा कितनी तेज़ी से इकोनॉमी में घूमता है। द वेलोसिटी ऑफ मनी और द रेट एट विच मनी सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी इज़ अनदर की एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पैसा कितनी तेज़ी से घूम रहा है। चेंजेस इन वेलोसिटी कैन अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे जैसे मनी सप्लाई, ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, ये तेज़ हो जाएगी, मनी सप्लाई पे भी असर पड़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जितना तेज़ी से पैसा घूमेगा उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, तो अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। डिफाइनिंग मनी in economics is multifaceted endeavor that have evolved over the time। तो मनी को डिफाइन करना इतना भी कोई आसान नहीं रहा। मल्टीफेसेटेड एंडेवर मतलब हम डिफरेंट दिशाओं में निकले हैं। कभी मनी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी मनी को किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैव ranged from viewing money as a commodity to understanding it as complex financial assets influenced by the state policies and banking practices। तो theoretical approaches जो मनी की हैं वो मनी को M1 से लेकर M2 M3 तक देखती हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि मनी का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो किस हिसाब से चल रहा है और मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हैं और स्टेट की पॉलिसीज़ किस तरीके से और बैंक्स या RBI सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी को कंट्रोल करते हैं। एम्पिरिकली the measurement of money has become increasingly challenging due to financial innovations and globalization। तो अगर empirically मनी को डिफाइन करना है, मेजर करना है, वो भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मनी को एक चैलेंज है कि मनी को नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उसमें जो नई नई फाइनेंशियल इनोवेशंस हो रही हैं उसके तहत मनी को मेजर करना या मनी को एग्जैक्टली बताना कि मनी ये होता है, वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और ग्लोबलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जो मनी की जो डेफिनेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइड कर देता है। Despite these challenges, the concept of money remains central to economic analysis and policy making, underscoring the need for continued theoretical and empirical exploration। हालांकि काफ़ी चैलेंजेस हैं मगर फिर भी जो मनी का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये लगातार जैसे जैसे डायनेमिकली चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल जो एक्सप्लोरेशन है मनी को डिफाइन करने की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि हर तीसरे दिन कोई नया इकोनॉमिस्ट आता है, वो अपनी किताब छाप देता है और मनी के 3-4 फंक्शन और ऐड कर देता है और मनी का जो रोल है उसको और ज़्यादा वाइड करता रहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।